Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs सोल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज का जो सेशन है इस सीरीज़ में सेकंड सेशन है। इससे पहले हम फर्स्ट सेशन कर चुके हैं। आप उसमें देख सकते हो काफ़ी क्वालिटेटिव बहुत अच्छे MCQs मैंने इंक्लूड किए हैं, जिनकी काफ़ी एक्सपेक्टेड MCQs होते हैं, जिनके आने के काफ़ी चांसेस हैं। मतलब करो तो अच्छे करो सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, साथ में आपका माइंड भी शार्प हो जाए कि आपको किस तरह से ऑप्शंस को पुट करना है। ठीक है, या मीन्स क्लिक करना है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे इस MCQ सीरीज़ में अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको डिस्कस भी करेंगे और साथ में अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन फर्स्ट पर, दैट इज 15 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। इस सेशन का फर्स्ट है ये, वैसे आपका 16th है। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कोग्नाइजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। कहते हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, एलिमेंट की बात कर रहा है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, टीचर को कोग्नाइज करने होंगे, मीन्स अपने ध्यान में लेने होंगे जब वो क्लास को एड्रेस कर रहा हो, तब ये पूछ रहा है इसमें। फर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज, फिक्स्ड पोस्चर। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, पॉज कीजिए मेरी इसको वीडियो को, और आप क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए उसकी लैंग्वेज क्या पूछ रही है, और फिर ऑप्शंस को पुट कीजिए अपना। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कोई भी प्रॉक्सी अवॉइड तो वो तो है ही नहीं, अवॉइड करना प्रॉक्सिमिटी, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिक्स्ड पोस्चर, एक ही फिक्स पोस्चर में खड़ा रहेगा, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। रिपीटेटिव पोज, बार बार रिपीटेटिव पोज ले रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स जो वॉइस है उसकी टीचर की, वो मॉड्यूल होती रही है बार बार, कहाँ पे उनको प्रेशर देना है, कहाँ पे उनको लो रखनी है, कहाँ पे हाई रखनी है। उसकी वजह से जो अटेंशन होती है क्लास में वो एक तरह से होती है, ब्रॉड रहती है। ठीक है, अटेंटिव रहते हैं क्लास में कि भाई टीचर का बोलने, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन से ही बच्चे फॉलो करते हैं। ओके, उनके इंस्ट्रक्शन को ही टीचर की इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी वॉइस काफ़ी मॉड्यूल होनी चाहिए, टाइम टू टाइम मॉड्यूलेशन होता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते, दैट इज 17th। एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन जिसमें टीचर इंश्योर कर सके उसके खुद के इफ़ेक्टिव प्रेजेंस इन क्लासरूम, कि भाई वो उसके उपस्थित होने का, क्लास में टीचर के उपस्थित होने से मतलब क्लास और प्रभावित रहे, इफ़ेक्टिव हो, कैसे होगा ये। यूज़ पीयर कमांड, क्या हम दूसरे टीचर की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, या फिर जैसे कोई ज़ोरदार गुस्से वाला स्टेटमेंट देकर हम अपनी अटेंशन बढ़ा सकते हैं क्लास में। या फिर अडोप्टिंग ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर, हम अपने वेल एस्टेब्लिश जो अच्छे पोस्चर होते हैं, जो आइडियल माने जाते हैं, उनको अडोप्ट करके हम जो हमारी प्रेजेंस है क्लासरूम में वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। या फिर बीइंग अथॉरिटेरियन, मीन्स उनके ऊपर दादागिरी दिखाकर स्टूडेंट्स के ऊपर, उस तरह से आप क्लास को में अपना प्रेजेंस को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड, आप इजीली आंसर दे सकते थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। देखिए, एक आपको बता दो, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, सिलेबस उन्होंने ही पढ़ा होगा अब की बार 2020 का DSSB PGT का, जो सीरियस है कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट सीरियस है उनको पता है कि इसमें क्वेश्चंस जो सिलेबस उसमें मैंशनड है कि जितने MCQs आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव आएंगे, बड़े आएंगे, छोटे छोटे पहले वाले नहीं आएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसमें साफ साफ मैंशनड है। ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो होंगे ओनली टायर 1 में, लेकिन टायर 2 की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन के पॉइंट्स को पकड़िए, मे बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। वो कहते हैं लर्नर के वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जिसे कंसिडर किया जाता है हेल्पफुल होते हैं वो डिज़ाइन करने में इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। मतलब एक टीचर के लिए
इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम बनाने के लिए लर्नर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे एक टीचर के लिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव होगा एक टीचिंग लर्निंग सिस्टम में जब उसके पास जो लर्नर है उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। या फिर सेकंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स मीन्स अगर जो टीचर है उसका रिलेशनशिप अच्छा है लर्नर की फैमिली से, तो ये तो कट गया आई थिंक, आपने देख लिया होगा। एबिलिटी ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, लर्नर की जो एबिलिटी है उस सब्जेक्ट को समझने की वो। स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, स्टूडेंट की जो लैंग्वेज है वो एक उसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैटर करता है। फिफ्थ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड, क्या ड्रेस कोड भी जो है वो भी मैटर करती है? आई होप नो, टीचिंग लर्निंग सिस्टम में वो मैटर नहीं करती है। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेटेड हैं तो राइट ऑप्शन आई होप आपको पता चल गए होंगे, दैट इज सेकंड। ओके, कि जो देखो फर्स्ट भी होना चाहिए, बच्चे के पास थोड़ी बहुत तो समझ होती है सभी में सब्जेक्ट के रिलेटेड, भाई वो पिछली क्लासेस से तो कुछ पढ़ के ही आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड की बात करें हम, फैमिली से हमारा कोई मतलब नहीं है, अगर लर्नर की एबिलिटी अच्छी हो सब्जेक्ट के लिए तो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टीचर के लिए। बैकग्राउंड, जो लैंग्वेज की बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है एक टीचिंग लर्निंग सिस्टम में। ड्रेस कोड का हमारा कोई मतलब नहीं है, मोटिवेशनल, तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते, दैट इज 19। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, वो कह रहे हैं कि हम जो टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं वो करते ही क्यों हैं, कहाँ जस्टिफाई करते हैं वो। फर्स्ट, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, केवल स्टूडेंट्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं वो। मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, हमारा जिस मोटिव होता है कि हम टीचिंग एड्स दे देंगे तो इनडिसिप्लिन जो होता है वो हम कम कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या फोर्थ, इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। फोर्थ पे मत लगाना, राइट ऑप्शन इसका थर्ड होगा। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। देखिए हमारा कोई भी टीचिंग एड अगर हम ले रहे हैं, मतलब बच्चों को दे रहे हैं, अडोप्ट कर रहे हैं कोई टीचिंग एड, हमारा उसके पीछे मोटिव क्या होता है कि अगर उनकी हेल्प से हम बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है उसको ऑप्टिमाइज कर पाएँ, राइट। राइट ऑप्शन इज थर्ड। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20। सेलेक्ट द alternative which consist of positive factors contributing to effectiveness of teaching। कहते हैं आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव को चूज करना है जो पॉजिटिव फैक्टर होते हैं किसी भी इफेक्टिव टीचिंग में, उन फैक्टर के बारे में बताइए आप। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर करता है। टीचर्स सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्या टीचर की जो सोशल बैकग्राउंड है वो मैटर करता है? नहीं। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, अगर कम्युनिकेशन स्किल बेटर हैं तो क्या वो हेल्पफुल रहेंगी? या फिर टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स, टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग द मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांसैक्शन। देखिए तो लेंथी जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको पोज कीजिए, आप अच्छे से क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज को समझिए, ठीक है। तो देखिए किसी भी टीचर के सोशल इकोनॉमी से कोई हमारा मतलब महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। उसकी जो कॉन्टैक्ट वो बनाता है पर्सनल कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स का, दैट इज नॉट डजेंट मैटर। साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टीचर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए बच्चों को खुश करने की, ऐसा भी नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो एक टीचर के अंदर सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, साथ में जो उसकी कॉम्पिटेंस है क्लास को मॉनिटर करने की, ट्रांसैक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देने की, वो कॉम्पिटेंस, वो योग्यता अच्छी होनी चाहिए, मैनेज करके चले वो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ, A, C एंड F। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 21। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेबल प्रपोजिशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। वो कहते हैं इनमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टेबल प्रपोर्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। भैया जिनको एक्सेप्ट किया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर कौन से जो स्टेटमेंट है उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन स्टूडेंट फेल इन अ टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल्स,
अगर स्टूडेंट फेल होता है तो टीचर भी फेल होता है। देखो बीएड में चीख चीख के बताया जाता है, बुक्स में होता है, इवन जो हमने साइकोलॉजी पढ़ी उसमें यही बोला जाता है बार बार में कि अगर स्टूडेंट फेल होगा तो इसका रीज़न है, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसकी टीचर की मिस्टेक है ना, उसकी फॉल्ट है। तो ये राइट ऑप्शन है, हमारी तरफ से बिल्कुल राइट है ये। एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। जो टीचिंग होती है उसका एम होता है कि लर्निंग हो उसके अंदर। थर्ड, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। क्या ऐसा होता है कि बिना टीचिंग के, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। तो आप यहां पे देख सकते हो, रियल लर्निंग इंप्लाइज रोट लर्निंग। तो जो रियल लर्निंग होती है वो इंप्लाइज करती है रोट लर्निंग को, बिल्कुल नहीं। ये तो हमें टीचर को बताया जाता है कि रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ। ए टीचर टीचेज बट लर्न्स ऑल्सो। एक टीचर टीच भी करता है साथ में सीखता भी है, बिल्कुल सही है बात। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। कोई भी लर्निंग नहीं होती बिना टीचिंग के, ये बिल्कुल रॉन्ग है भाई। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप जाके पढ़, जो सिखाया जाता है वही आप सीखते हो तभी आपकी लर्निंग होगी, बिना टीचिंग की भी हो जाती है इजीली। तो आप इस तरह से देख सकते हो राइट ऑप्शन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड। कि भाई आपका फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है एंड फिफ्थ भी सही है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22nd। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। जब हम इफेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं उसको कैसे जज किया जाता है, इन टर्म ऑफ कोर्स कवरेज। ओनली कोर्स को कवर कर दिया जाए तो एक इफेक्टिव टीचिंग होती है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, या फोर्थ यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। देखिए हमारा मेन मोटिव क्या होता है, जो हम टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चों की जो लर्निंग है उसका आउटकम अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। ओके चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। मतलब बच्चों का जो लर्नर्स का पार्टिसिपेशन है वो ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव हो। डिस्कशन मेथड में, बज सेशन मेथड में, ब्रेनस्टॉर्मिंग या प्रोजेक्ट मेथड में। देखिए प्रोजेक्ट मेथड जो होता है उसके अंदर बच्चों का पार्टिसिपेशन वो ऑप्टिमल भी होता है और प्रोएक्टिव भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 24th। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू। जो मोस्ट पावरफुल फैक्टर कौन सा होता है टीचिंग इफेक्टिवनेस में? सोशल सिस्टम ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम। अगर हमारा कंट्री का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी वजह से जो टीचिंग है वो इफेक्टिव रहेगी काफ़ी हद तक। मतलब उसी के ऊपर मेन होता है हमारा मेन जो टीचिंग और लर्निंग रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 25th। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इनमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को? फर्स्ट, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग, बिल्कुल रॉन्ग है। टीचिंग इज सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज पर्सनल एक्ट, बिल्कुल सही है। देखो टीचिंग जो होता है सोशल एक्ट होता है और लर्निंग हमारी पर्सनल होती है। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। कैसा है? टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग, बिल्कुल सही है बात। टीचिंग इज इंट्रैक्शन एंड इज ट्रिएडिक इन नेचर वेयर एज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो हमारी लर्निंग होती है वो एक्टिव होती है और टीचिंग जो हमारी है ट्राइडिक होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा माय डियर फ्रेंड? सेकंड, ठीक है, BCE। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 26th। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव, चूज द करेक्ट कोड। ठीक है, सारे जो मैंने इसमें क्वेश्चन किए हैं बेसिक किए हैं जो टीचिंग और लर्निंग से वो है इंपॉर्टेंट है टीचिंग और लर्निंग के लिए। तो बताइए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, लर्नर्स फैमिली लिंकेज, बिल्कुल नहीं। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही है। लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। लर्नर्स फूड हैबिट्स, बिल्कुल नहीं। लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, बिल्कुल नहीं। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा इसका 26 का? फर्स्ट, ACD। मतलब ये जो है काफ़ी इफेक्टिव होंगे किसी भी टीचिंग लर्निंग सिस्टम में। 27th, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल कॉल्ड। देखो एक
एक टीचर है, समेटिव टेस्ट कर रहा है किसी स्टूडेंट के, पर्टिकुलर स्टूडेंट का, और इंटरप्रीट क्या कर रहा है उसके लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इन देयर वेलनेस लाइफस्टाइल में इंटरप्रीट कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस के उसकी वेलनेस लाइफस्टाइल में। तो ये किस में आता है, फॉर्मेटिव टेस्टिंग, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंसिंग टेस्टिंग, क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये दोनों तो होंगे नहीं, देखो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, समेटिव और फॉर्मेटिव, ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन नॉर्म में और क्रिटेरियन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नॉर्म में क्या होता है, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन क्रिटेरियन में ऐसा नहीं है, उस केवल पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसी से ही उसके जो स्टैंडर्ड हमने बना रखे हैं उसी बेसिस पर उस पर स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज वाओ 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। की बिहेवियर कौन सा होगा, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, इंडस्ट्रियल वेराइटी, या फिर क्वेश्चनिंग। जब हम की बिहेवियर की बात करते हैं किसी इफेक्टिव टीचिंग में, वो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है और आपको मुझे ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते, जो है हमारे, अच्छा ये 28 था, ओके, ये 28th क्वेश्चन है, 29th यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। नेचर की बात कर रहे हैं, कैसे किससे पता चलता है, जो कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर पा रही है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग। फर्स्ट, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल डिफरेंस तो है। आपको क्या लगता है, बिल्कुल इनमें डिफरेंस है, ये कह रहा है नो डिफरेंस। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट, हमें कंसर्न करना पड़ेगा ऑल टीचिंग सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। क्या टीचिंग में ऐसा एंश्योर किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखो वो तो होगा ही, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसके किसके लिए करते हैं भाई, हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, है ना। नेक्स्ट, ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, क्या जितनी भी टीचिंग होती है फॉर्मल होती है, बताइए, बिल्कुल नहीं। ए टीचर इज सीनियर पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। अ टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज पर्सनल एक्ट, में पहले भी आ चुका है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स फॉर ऑफ दिस सेशन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है हाईली रिलेटेड है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, एजुकेशन स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, बिल्कुल नहीं। पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर, या फैमिली साइज ऑफ द विच द लर्नर कम्स। देखिए, उसकी प्रायर एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड लक एंड